हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते हो तभी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें और एक सिलेक्शन की तरफ अपने बढ़ते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे ध्यान से 1 2 3 बार पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने ये क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, और एक नहीं दो नहीं 3 बार, जब तक क्वेश्चन समझ में ना जाए दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है अभी आपके पास। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया, सबसे बड़ी बात होता है क्वेश्चन पढ़ना। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हिंदी में दिया है पढ़ लिया, आपने इंग्लिश में दिया है पढ़ लिया। कहने का जब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किए तो क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। सबसे बड़ी बात ये कि करना कैसे, कि बेसिक से करना है या फिर इसमें ट्रिक यूज करना है। ये चीजें अगर पता हो गई आपको तो आपका आधा कैलकुलेशन उसी समय माइंड में हो जाता है। और फिर क्या करना पड़ता है कि आधे के लिए सोचना है और फिर उसके आधे के लिए पेन उठाना है। मतलब कहने का सिर्फ 25% के लिए सिर्फ आपको पेन उठाना है, तभी आप जो है सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब ये सोचिए कि आपने पढ़ने में टाइम लगा दिया, फिर सोचने में टाइम लगा दिया कि करना कैसे है। तो आपने क्या किया, 1 मिनट तो ऐसे ही लगा दिया। अब सॉल्व करेंगे तब 1 मिनट हो सकता है लगा दे, तो आपने किसने 2 मिनट तो ऐसे ही लगा दिए। 20 मिनट में 10 क्वेश्चन आपने किया, तो वो सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे आप। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन पढ़िए तो आंसर, मतलब क्वेश्चन खत्म होते होते आपको पता हो जाना चाहिए कि ये दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। ठीक, तो चलिए आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है ट्रेन ए और ट्रेन बी द्वारा एक सिग्नल को पार करने में 5 सेकंड और 6 सेकंड का समय लगता है। कोई एक सिग्नल है, तो क्या कर रहा है कि उसे दो ट्रेनें पार कर रही हैं ए और बी, जिसमें 5 सेकंड और 6 सेकंड लग रहा है। यह ज्ञात होने पर कि ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ई की लंबाई का 83.33% है। ठीक है, तो ट्रेन ए की गति का ट्रेन बी की गति से अनुपात बताना है। ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पे दिया है ट्रेन 83। सबसे पहले बताइए कि 83.33% होता क्या है, इसका मान क्या होता है। तो ये होता है कितना, 16.66 का 5 टाइम। 16.66% का 5 टाइम होता है भाई। तो 16.66% का मान कितना होता है, 1/6। तो ये कितना हो गया, 5। तो ये क्या हुआ, 5/6। तो ये बोल रहा है ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का, तो जिसका का बोल दिया मतलब वो नीचे है। तो ए की लंबाई हो गई, ये किसकी, बी की लंबाई। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एल ए एंड एल बी, ट्रेन की लंबाई जो है एल मान लिया ए की और बी की। तो यहाँ रेशियो क्या आ गया हमारा, 6 और 5 का रेशियो दिया है। तो हम मान लेते हैं ट्रेन ए की लंबाई जो है वो 6x है और बी की लंबाई कितनी है, 5x है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि एक सिग्नल को पार करने में 5 सेकंड और 6 सेकंड लगाते हैं। तो
तो जाहिर सी बात है कि ए की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 6x। टाइम कितना लगा रहा है, 5 सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस, आप बताइए कि ये हमारा कोई पिलर है, तो हमारी जो ट्रेन ट्रेवल करेगी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ट्रेन यहाँ है, अभी इसका मुंह यहाँ पे है, ठीक। अब ये ट्रेन क्या हुआ, पार कर रही, धीरे 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 पार कर गई। अब हम ये मान लेते हैं कि ट्रेन ने क्या हुआ, पिलर को पार कर लिया, ये हमारा पिलर था। तो अब पार करके ये इसका पूंछ हो गया, और ट्रेन का मुंह कहाँ चला गया, यहाँ पहुंच गया। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अभी देखिए मुंह यहाँ था, यहाँ था, और पार करते करते अब कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पिलर से, ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि ट्रेन के लंबाई के बराबर इसलिए हमने लिया क्योंकि पिलर का उसने कुछ दिया नहीं है, तो हम पिलर को क्या मानते हैं, उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई कितनी होगी, ज़्यादा ज़्यादा 0.5 फीट होगी, तो उसको हम नगण्य मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस इसने इतना ट्रेवल किया, टाइम इतना लिया, ठीक। अब बी के लिए देख लेते हैं, तो वी बी के लिए, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही, तो कितना 5x, और टाइम कितना लिया, 6 सेकेंड। तो हमसे पूछा क्या है, इनका रेशियो पूछा है, तो v एंड vb का रेशियो पूछा है, तो अब रख लीजिए मान 6x/5, रेशियो कितना 5x/6। तो x कैंसिल हो गया, 6 का गुणा इधर किया, 5 का गुणा इधर किया, तो v एंड vb का रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 36/25 आया कि नहीं आया, कितना आया 36/25, कितना आया 36/25 आया कि नहीं। तो कौन सा सही है, डी वाला, ठीक। तो ये हमने क्या है प्रॉपर आपको बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे ये जब सॉल्व करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x कहाँ मानना है कहाँ नहीं मानना। जैसा कि रेशियो में x मानने का कोई मतलब नहीं निकला क्योंकि ये कट गया, ठीक। जब आप करेंगे अपने से तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म अपने आप आने लगेगा, उसमें आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कि आपको कितना कट करना है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, अभी आपके पास टाइम है एग्जाम से, ठीक। क्वेश्चन पढ़ना सीख जाइए, मेरा कहने का अर्थ है कि आप क्वेश्चन पढ़ना सीख जाइए, और क्वेश्चन पढ़ना ही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 25% कम समय लगता है। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव 240 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक। तो एक बात बताइए, यहाँ पे दिया क्या है, 25% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/4 है। तो इसने बोला क्या है कि धारा के अनुकूल निश्चित दूरी, तो धारा के अनुकूल निश्चित दूरी और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 25% टाइम कम लगता है। तो यहाँ टाइम की बात हो रही है, तो अनुकूल, सॉरी, प्रतिकूल एंड अनुकूल की बात हो रही है, तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो 25% समय कम लगता है, किसको लगता है, धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 25% समय कम लगता है। किसको कम लगता है, इसको कम लगता है। तो अगर इसको 4 लग रहा होगा अप स्ट्रीम में, तो इसको कितना लग रहा है, कम। क्योंकि अगर हम इसको डाउन स्ट्रीम के टाइम मान लें तो ये अप स्ट्रीम 25% कम, मतलब कितना होगा, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम कितना होगा, 3 होगा। भाई 4 का 25% कितना होगा, 1, तो मतलब 1 कम, की बात कर रहा है तो कम कितना होगा, 3। तो हमारे रेशियो का अगर टाइम का
4 और 3 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 4 और 3 आ गया। तो आप एक बात बताइए कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अप स्ट्रीम और डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो आप बताइए कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो अब बताइए टाइम क्या है हमारा? टाइम क्या दिया है? अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है? 4, और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है? 3। तो आप बताइए कि स्पीड का रेशियो क्या होगा? मैंने बताया ना कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा यहाँ पे? स्पीड जो हो 1/t के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/t के। v जो होगी 1/t, मतलब अगर टाइम का रेशियो 4-3 है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा हमारा? 3 और 4 होगा। स्पीड का रेशियो कितना होगा? 3 और 4। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है? 3x, और यहाँ पे इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी मान लेते हैं? 4x। ठीक, तो आप बताइए कि ये क्या है हमारा? ये हमारा किसके बराबर? ये क्या है? v अप स्ट्रीम है, और ये क्या है? v डाउन स्ट्रीम है कि नहीं है भाई? अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात हो रही है, तो अप स्ट्रीम स्पीड, और ये हो गई 3x, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 4x। तो आपको एक बात पता है कि c बराबर क्या होता है? हमें c का मान दिया है, तो x का मान निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि c का मान बराबर क्या होता है? v डाउन स्ट्रीम माइनस v अप स्ट्रीम बटा 2 होता है, ये आपको पता है। तो c का मान कितना है? 2.5। ठीक, और v अप स्ट्रीम का मान कितना है? 4x माइनस, सॉरी, डाउन स्ट्रीम का 4x, अप स्ट्रीम का 3x अपॉन 2। तो यहाँ कितना आ गया? x बटा 2 आया। ठीक, तो x का मान निकालेंगे तो 2 का गुणा इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो x का मान 5 किलोमीटर आया, तो 4x का मान कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि क्या है? 20 स्ट्रीम। यहाँ कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 240 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर प्रारंभिक बिंदु वापस आने में टाइम कितना लगेगा? तो 240 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या? धारा के विपरीत दिशा, मतलब स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की? 15 किलोमीटर। फिर 240 किलोमीटर आने में, अब धारा के अनुकूल आ रहा है तो स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर। ये तो टाइम ही है ना, टोटल टाइम कितना हो गया? ये जाने में विपरीत, ये अनुकूल आने में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेते। 15 1 का 15, 15 छक्का 90, यहाँ कितना हो जाएगा? 12। तो 12 16 कितना हो गया? 28 घंटा लगा आने और जाने में। जाने में विपरीत दिशा जाने में 16 घंटा और आने में 12 घंटे, तो कितना टोटल? 28 घंटा लग गया। तो हमारा कौन सा सही है? ये बी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको अपनी की गलतियों का पता नहीं चलेगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। देखने से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ें आप भूल जाओगे। लेकिन जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखने में सक्षम नहीं रहोगे। तो पहले गलती करना सीखो, ठीक है? तो चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? क्या है, दूध और पानी का 150 लीटर मिश्रण क्रमशः 8 और 7 के अनुपात में है। तो कोई 150 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है कितना? 8 और 7 के रेशियो में है। कंटेनर में 45 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और शेष मिश्रण में 14 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 और 7 के अनुपात में 150 लीटर, तो 15, 8 और 7 कितना है? 15।
15 यूनिट का मान कितना हुआ? 150। 15 यूनिट का मान 150, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 10। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 80 लीटर हो गया। ये 10 लीटर लीटर चल रहा था ना यहाँ, तो यहाँ कितना? 80 लीटर हो गया। यहाँ कितना हो गया हमारा? 70 लीटर। कहने का अर्थ 150 लीटर में 80 लीटर मिल्क है और 70 लीटर क्या है? वाटर है। कह रहा है कि मिक्सचर, पूरे मिक्सचर से 45 लीटर निकाल लिया जाता है। 45 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? 150 था, 105 बच गया। तो आप बताइए कि रेशियो मैंने क्या बताया कि आप मिक्सचर से कुछ भी निकाल लीजिए, कितना भी अमाउंट निकाल लीजिए, रेशियो हमेशा वही रहता है जो पहले था। तो मिक्सचर रेशियो क्या है? अभी भी 8-7 का ही रेशियो है। अब नहीं, अगर आपको विश्वास हो रहा है तो मैं यहाँ प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि बोला है ना 45 लीटर निकला है, तो 45 लीटर निकला किस रेशियो में होगा? 8:7 के अनुपात में ही तो निकला होगा, क्योंकि जो 8 और 7 के रेशियो में पानी मिल्क एंड वाटर है उसी रेशियो में होगा। तो यहाँ पे अगर 15 यूनिट, 8-7 15 यूनिट बराबर अगर 45 होगा, कितना? 45 कितने निकला है? तो 15 यूनिट बराबर कितना? 45। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 3। तो यहाँ पे कितना निकला होगा? आप बताओ कितना निकला होगा? यहाँ पे कितना निकला होगा? 8 यूनिट है, मतलब 8 त्रिक 24 निकला होगा इधर, और 7 त्रिक 21 यूनिट इधर निकला होगा। तो यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा कितना? 80 में से 24 लीटर निकला, तो यहाँ कितना बचा होगा? 56 लीटर। कितना? 56 लीटर। 21 लीटर निकला होगा, तो यहाँ से 70 से कितना? 49। कितना? 49। और नहीं विश्वास हो रहा है, 8-7 का रेशियो है, तो अभी भी देख लो निकला है। निकलने के बाद रेशियो कितना आया? 7-8 56, 7-7 49। 8-7 का रेशियो आया कि नहीं आया? तो आप जब भी मिक्सचर से कुछ भी निकालेंगे, कितना भी अमाउंट निकाल लीजिए, जो पहले रेशियो था वही रेशियो क्या होता है? बाद में होता है। जैसा कि आपने यहाँ देख लिया होगा कि अब यहाँ पे कितना बच गया? 56 लीटर बचा निकालने के बाद 45 लीटर, यहाँ 49 लीटर। तो रेशियो अभी भी देख लीजिए कितने का है? 56 लीटर और 49 लीटर है। तो अगर 7 से भाग दिया तो यहाँ कितना आएगा? 8, 7 8 56, 7 7 49। 8 और 7 का रेशियो आया कि नहीं आया? तो आगे कह रहा है कि शेष मिश्रण में 14 लीटर पानी मिला दिया जाए। शेष मिश्रण में 14 लीटर क्या मिला रहा है? पानी। अब शेष लीटर मिश्रण कितना बच गया? शेष मिश्रण हमारा कितना है? 105 लीटर है, जिसमें 56 लीटर क्या है? मिल्क है, 49 लीटर क्या है? तो इसमें कह रहा है कि 14 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो 14 लीटर हम क्या मिला दे रहे हैं? वाटर। वाटर मिला दिया। तो अगर 14 लीटर वाटर मिला दिया तो 56 लीटर तो पहले दूध था, अभी भी क्या है? 56 लीटर दूध है। और कितना है? 49 था और 14 मिला दिया तो कितना हो गया? 63 लीटर हमारा क्या आ गया? वाटर आ गया। 63 लीटर क्या आ गया? वाटर आ गया। तो हमारा क्या है? क्या पूछ रहा है हमसे? परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी कितना है? 63 लीटर। तो कौन सा हमारा सही? डी वाला। ठीक। तो समझ में आ गया होगा और आपने कर भी लिया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही था। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल ही है, आप कर सकते हो। ठीक, तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक आयत है कोई, जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B का अनुपात दे रखा है, कितना? 3:2 का। और आगे कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा उस आयत की लंबाई से 2 गुना है और उस वर्ग का क्षेत्रफल 576 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस आयत की लंबाई कितनी है? 3x मान लिया, और
चौड़ाई कितनी है 2x, कहानी चल रही है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर मान लिया हमने, इतना है। ठीक, तो कितना मान लिया 3x सेंटीमीटर और 2x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा उस आयत की लंबाई से दोगुनी है। तो आयत की भुजा जो है वर्ग की, एक वर्ग की भुजा जो है आयत की लंबाई से दुगनी है। तो वर्ग की भुजा हम क्या लेते हैं ए। अब कह रहा है ये क्या है, आयत की लंबाई से दुगनी है, तो आयत की लंबाई कितनी है 3x, तो ये कितनी हो जाएगी 6x सेंटीमीटर। हमें क्या मिल गई है वर्ग की, और ये किसकी थी आयत। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोल रखा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 576, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई, और लेकिन दोनों लंबाई, वर्ग में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाए ए स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है 576 वर्ग सेंटीमीटर। तो ए का मान हमें पता है कितना 6x, तो 6x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना 576, काट देते हैं, तो 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 अट्ठे 96, यहाँ कितना 16 तिया 48, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना प्लस माइनस का 4 होगा, तो एक्स बराबर हम क्या लेंगे 4 लेंगे, प्लस वाला, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि। तो यहाँ पे पूछा है उस आयत का परिमाप कितना होगा, तो अब यहाँ से हम आयत की लंबाई नहीं बता सकते, एक्स का मान 4 हो गया तो लंबाई कितनी होगी 4 तिया 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप कितना होगा, आयत का परिमाप कितना होगा, परिमाप बराबर क्या होता है 2l प्लस बी होता है। तो l प्लस बी कितना हो जाएगा 2 प्लस 12 प्लस 8, तो 12 8 20 दूना कितना 40, 40 क्या होगा सेंटीमीटर होगा। तो कौन सा हमारा सही है ये ए वाला। ठीक, तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड तो था नहीं, और सही था, बस आपको करने आना चाहिए, और कितनी स्पीड से आप करते हो वो आपके लिए मायने रखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन खत्म होते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है आलोक ने x राशि को 15% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया। इस निवेश से प्राप्त कुल ब्याज को 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए पुनः निवेश किया गया। यदि आलोक को कुल 1161 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं इसे आज आपको शॉर्ट मेथड से बताने वाला हूँ, रेशियो मेथड से जिसे कह सकते हो आप। ठीक है, बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हो, मैंने काफ़ी बार बताए भी हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आज मैं आपको सिर्फ शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, रेशियो मेथड। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्या दिया है टाइम दिया है। तो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे जो हमें मिलेगा ब्याज, उसको हम क्या कर रहे हैं 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो मिल कितना रहा है ब्याज में 1161 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि हमने कितनी प्रिंसिपल इन्वेस्ट की थी, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है,
तो आप बताओ कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो अगर एक साल में 15% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 75%। और 75% मिलेगा किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, 75%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, ना कि इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में अंतर है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? अगर हमारी सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? एक्स का कितना? एक साल में 15%, 5 साल में कितना? 75%। और 75% को चेंज किया फ्रैक्शन में, तो 100 से हमने क्या किया? भाग दे दिया। अब भाई वही करोगे, अगर फॉर्मूले से भी करोगे तो पी आर टी बाई 100, आर टी का गुणा किया 15 पचे 75 और पान 100, वही तो हमने किया है। यहाँ पे हमने क्या किया? डायरेक्ट कर दिया बस। तो यहाँ एस आई का मान कितना आ गया? इतना आ गया। कितना सॉल्व कर लेते हैं? 25 या 75 चौके 100, ये आया कितना? 3x/4। ये क्या आ गया हमारा? अब सी आई के लिए आते हैं। तो सी आई के लिए क्या? अब ये जो हमारा एस आई था, ये अब क्या हो गया? सी आई के लिए प्रिंसिपल हो गया कितना? 3x/4। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, अब वो भी 2 साल के इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो हम पी प्रिंसिपल एंड अमाउंट का क्या रेशियो निकाल सकते हैं। तो 15% का मान आपको पता है कि कितना होता है? 3/20 होता है। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना है? 20 है, तो इसका 15% कितना होगा? 3। तो एक साल में कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट? 20 से बढ़ करके 15% कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। भाई हर साल 3 का तो ब्याज मिल रहा है, और कितना है हमारा प्रिंसिपल? तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखा जाएगा प्रिंसिपल 20 थी पहले साल, तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ठीक, फिर पहले साल की बात हो गई, और दूसरे साल भी क्या होगा? यही होगा, 20 से 23 हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 20 भी सही है, 400 गुणा किया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 529। तो यहाँ ब्याज कितने का मिला? अगर प्रिंसिपल हमारा 400 था, अमाउंट मेरा 529, तो ब्याज कितना मिल गया? 129 यूनिट मिला। कितना मिल गया? 129। तो आप बताइए कि अब हमारा प्रिंसिपल तो 400 नहीं था, चार कितने का था हमारा? हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे आया 400 यूनिट, और अमाउंट कितना आया? 529। ब्याज कितना मिला? 129। तो यहाँ पे 400 यूनिट बराबर क्या है? 400 यूनिट बराबर हमारा प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है। तो 400 यूनिट बराबर कितना? 3x/4। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3x/1600 होगा कि नहीं? इसका 4 का भाग हो जाएगा इधर। तो ये कितना हो गया? 3x/4। तो हमें क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो 129 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 3x/1600 क्या कर देंगे? एक यूनिट का मान इतना, तो 129 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इतना। तो ये क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया, जो कि हमें क्या मिला है? कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज कितना मिल गया हमें? इतना मिल गया। 129 यूनिट का मान हमें पता हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि यदि आलोक को कुल 1161 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला, हमें कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज? 3x/1600 गुणित 129। और वो कह रहा है 1161 रुपए मिला है, तो ये कितना होगा? 3x गुणित 129/1600 बराबर कितना होगा? 1161। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल, इसका 16 का गुणा इधर किया तो x बराबर कितना आ गया? 4800। कितना आ गया? 4800। तो हमसे पूछा क्या था? x का मान ही तो पूछ रहा था। तो हमारा x का मान कितना आ गया? 4800। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, और जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही शॉर्ट करेंगे वही आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, बेसिक पहले अगर नहीं आता है आपको तो प्रॉपर बेसिक से कीजिए, 1 बार 2 बार 4 बार। जब तक नहीं आता है, जब आने लगेगा ना, तो शॉर्ट अपने आप करोगे। ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या दिया है, कैसे दिया है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सोचिए कि हम शॉर्ट करते जाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन में रटा रटाया कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इधर का उधर हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए।
मेरा यही मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप सॉर्ट करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है भाई। ठीक है, तो आप करिए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा एक दुकानदार ने दो वस्तुएं पी और क्यू क्रमशः 12.5% लाभ और 11.11% लाभ पर बेचा। यदि दुकानदार द्वारा प्राप्त कुल लाभ 120 है रुपए है और वस्तु पी और क्रय पी का क्रय मूल्य वस्तु क्यू का क्रय मूल्य से 60 कम है, तो वस्तु क्यू का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं, हमने क्या कहा है कि ये परसेंटेज वाला खेल देखते हैं क्या है। तो 12.5% का मान कितना होता है? जाहिर सी बात है, आपको पता है कितना होता है, 1/8 होता है। तो हमें क्या है, कह रहा है 12.5% के लाभ पे बेच रहा है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 8 है तो 12.5% इसका कितना होगा? 8 का 12.5% कितना होगा? 1 होगा। तो 1 के लाभ पे बेच रहा है, मतलब बेच कितने पे रहा होगा? जाहिर सी बात है, 8 का खरीदा, 1 का लाभ लेना है तो बेचेगा कितने पे? 9 पे। तो यहीं पे हमारा क्या आ गया? सीपी एंड एसपी का रेशियो आ गया। कितना आ गया? ये पी के लिए सीपी एंड एसपी का रेशियो कितना आ गया हमारा? 8 और 9 का रेशियो आ गया। अब 11.11% का मान कितना होता है? ये भी पता है कि 1/9 होता है। तो हाँ, अगर हमारा यहाँ पे सीपी 9 है तो वो कह रहा है ना 11.11% लाभ पर, तो 9 का 11.11% कितना होगा? 1 होगा। तो 1 के लाभ पे बेच रहा है, तो मतलब बेच कितने पे रहा है? 10 पे। तो ये हमारा हो गया अब क्यू के लिए। तो सीपी एंड एसपी का रेशियो क्यू के लिए कितना मिल गया हमें? 9 एंड 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की क्या है, कोई रिलेट कर रहा है कि हाँ इनका सेलिंग प्राइस समान है या कॉस्ट प्राइस समान है? कुछ ऐसा रिलेट तो कर नहीं रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं, इनका अलग अलग मान लेते हैं। तो ये हमारा 8x हो गया, ये कितना हो गया? 9x हमने मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? 9y मान लिया, इसको 10y मान लिया। मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस 8x, इसकी सेलिंग प्राइस 9x, यहाँ 9y 10y मान लिया हमने। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि दुकानदार द्वारा प्राप्त कुल लाभ 120 रुपए, तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है आप बता सकते हो? 8 का खरीदा, 9 का बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? x का। और यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पे भी तो y का लाभ रहा है, 9 का खरीदा, 10 का बेचा। तो y प्लस एक्स, यहाँ लाभ x का हुआ, यहाँ y का हुआ, तो y प्लस एक्स बराबर कितना? 120 रुपए। भाई दोनों का लाभ ही तो बताया है ना, कि दुकान द्वारा प्राप्त कुल लाभ, दोनों वस्तुओं का कुल लाभ, मतलब दोनों वस्तुओं का, तो y प्लस एक्स बराबर 120। अब आगे कह रहा है वस्तु p का क्रय मूल्य वस्तु q के क्रय मूल्य से 60 कम है। तो p का क्रय मूल्य कितना है? p का क्रय मूल्य कितना है? 8x है। और q का क्रय मूल्य कितना है? 9y है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि P का क्रय मूल्य वस्तु Q के क्रय मूल्य से 60 कम है। कौन कम है? ये कम है 8x से। क्या है? वस्तु P का क्रय मूल्य Q के क्रय मूल्य से 60 कम है। कम कौन है? कम कौन है बताइए? ये है ना, P कम है ना। तो अगर हम 60 इसको भी दे दें तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई इसको 60 कम था तो मैंने 60 दे दिया, अब दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। या तो हमने ये 60 ज़्यादा था तो इसमें 9y में हम 60 घटा देते तो बात वही, तब भी बराबर हो जाते हैं, लेकिन हमने इससे 60 दे दिया। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 9y, इधर 8 को इधर लाते हैं तो 8x बराबर कितना? 60। ठीक, अब ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने एक में क्या किया, 8 का गुणा कर दिया, समीकरण नंबर 1 में 8 करके गुणा करके जोड़ देते हैं। तो 8 का गुणा किया कितना हो जाएगा? 8y माइनस 8x, और ये कितना होगा? 12 में 8 का गुणा किया तो 12 अट्ठे 96, 960। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था। ठीक, तो यहाँ 8x से 8x कैंसिल, यहाँ पे 9 8 17 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 9 8 17y, और यहाँ कितना हो जाएगा? 96 6 960, और प्लस 6 कितना है?
1020, तो ये कितना होगा 17 छक्का 102 मतलब 60। तो y बराबर हमें क्या मिल गया 60 मिल गया। y बराबर हमें क्या मिल गया 60 मिल गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु q का क्रय मूल्य, तो x का मान हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें क्या चाहिए इसका क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 9y, तो 9 का 9 रहने देते हैं, y का मान हमें पता है कितना 9 60। तो ये कितना हो गया 9 छक्का 54 540 रुपये हो गया। तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा 390 420 448 50 480। तो कोई नहीं है, तो हमारा कौन सा होगा नन ऑफ दीज। तो क्या है कि अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका जो सॉल्व किया है कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहा है तो नन ऑफ दीज मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि भाई देखना नहीं है, सॉल्व भी करना है साथ के साथ, ठीक है। तो आपसे सॉल्व कीजिए, फिर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं हूं बताने के लिए, मैं बता भी रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है अभी की वर्तमान आयु और मयंक की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। यदि 9 वर्ष बाद अभी की आयु और 7 वर्ष बाद मयंक की आयु का औसत मयंक की वर्तमान आयु के बराबर है, तो वह मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है। तो अभी की दिया है और किसका मयंक का दिया है, क्या दिया है रेशियो दिया है कितना आयु का, और वो भी प्रेजेंट एज का। तो पी हम दिखाते हैं, तो कितना दिया है 3 और 5 का। तो हम मान लेते हैं इसकी एज कितनी है 3x और इसकी कितनी है 5x ईयर है। तो आगे बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद अभी किया है, तो 9 वर्ष बाद अभी किया है, प्रेजेंट एज इसकी 3x है। तो 9 वर्ष बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 9, 3x + 9। कह रहा है 7 वर्ष बाद मयंक की आयु का औसत। तो औसत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो 7 वर्ष बाद मयंक की आयु कितनी होगी, अभी 5x है तो 7 वर्ष बाद कितनी होगी 7 जोड़ दिया। औसत, औसत मतलब क्या 2 से भाग दे दिया, क्योंकि उनकी टोटल और एवरेज वाले मतलब होता क्या है टोटल एज बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितने लोग हैं 2 लोगों की टोटल एज मिल गई, और एवरेज मतलब 2 लोग हैं तो 2 से भाग दे दिया। तो ये कह रहा है कि मयंक की औसत आयु मयंक की वर्तमान आयु के बराबर है। तो मयंक की वर्तमान आयु भी कितनी है 5x है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x और 5x 8x हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो 9 7 16 हो जाएगा, और 2 का गुणा इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा 10x। तो 8x को इधर लाए तो 2x बराबर कितना 16, x बराबर कितना 8 आया। कितना आ गया x बराबर 8, ईयर की बात हो रही 8 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है मयंक की वर्तमान आयु, तो मयंक की वर्तमान आयु कितनी है 5x है। तो 5 को 5 रहने देते हैं, x का मान हमें पता कितना 8। तो ये कितना हो जाएगा 40 ईयर। 40 ईयर कौन सा सही है हमारा डी। तो क्या ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत सिंपल था। आप इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते थे, और आपने किया भी होगा काफ़ी लोगों ने, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आज हमने जो है बहुत हार्ड क्वेश्चन रखे क्योंकि कल के डेट में काफ़ी हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने आज जो है सिंपल क्वेश्चन रखे। तो आप इसे करिए, जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आंसर अपने आप आएगा। ऐसे क्वेश्चन में होता है कि जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आंसर आपका फटाफट आएगा, ठीक।
तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है आयुष अपने मासिक वेतन का 2/5 भाग घर के किराए पर खर्च करता है, फिर शेष राशि का 1/10 भोजन पर और शेष का आधा भाग मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि किराया और मनोरंजन पर खर्च की गई राशि के में अंतर जो है 2535 है, तो आयुष की मासिक वेतन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/5, 1/10 और एक शेष का आधा मतलब 1/2। तो यहाँ पे 2/5, अगर इनके नीचे वाला रेशियो लेते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है कि 2/5, 1/10, फिर आधा मतलब 1/2 ही की बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इनकम माननी हो तो हम क्या करते हैं, जो नीचे होता है उनका एलसीएम मानते हैं। तो यहाँ पे 5, 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो 10 की बजाय हम क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं 10 के मल्टीप्लाई में। तो हमने माना कितना उसकी इनकम, मैंने मान लिया इनकम कितनी है उसकी, 100x है। कितनी है, 100x है। तो कह रहा है 2/5 भाग घर के किराए पे खर्च करता है। तो 100 का रेंट पे कह रहा है 2/5 भाग। तो आप बताइए रेंट का मतलब 100x का 2/5 भाग कितना होगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, 100 में 5 से भाग दिया तो कितना होगा, 20, और 2 को से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 40x। अब बचा कितना, रिमेनिंग कितना बच गया, 60x। ठीक, फिर शेष का 1/10 भाग भोजन पे। अब इसका 1/10 भाग कह रहा है कि फूड पे, फूड मतलब भोजन पे, तो इसका 1/10 कितना होगा, 6x होगा। अब रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 56x। भाई 6x इधर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 54x। कितना बच गया, 54x। अब आगे कह रहा है शेष आधा मनोरंजन पर खर्च करता है, 27x बता, जिसमें से आधा, तो आधा कितना होगा, 27x होगा। 54x का आधा 27x। अब रिमेनिंग कितना बच गया, 27x। ये कितने पे किया, किस पे खर्च किया, इंटरटेनमेंट पे खर्च किया, मनोरंजन पे। इंटरटेनमेंट समझ लीजिएगा, इंटरटेनमेंट खर्च किया। कह रहा है यदि किराए पर और मनोरंजन पर खर्च की गई राशि में अंतर, तो किराए पर और मनोरंजन पे खर्च की गई राशि का अंतर कह रहा है, तो यहाँ 40x है, 27x, तो अंतर कितना आया हमारा, 13x। लेकिन वो कह रहा है जो है 2535 है, मेरा जो आया वो अंतर कितना आया, 13x, और ये कह रहा है कि 2535 है। तो आप बताओ अब कितना होगा, 13x बराबर कितना, 2535। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 से भाग दिया कितना, 13 1 का 13, बात बचा कितना, 12। तो ये कितना हो गया, 123। 13 9 117, तो बचा कितना, 6। तो 13 5 65। तो x का मान कितना आ गया, 195 आ गया। तो अब जो भी पूछे वो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, आयुष की मासिक वेतन क्या होगी। तो मासिक वेतन इसकी कितनी थी, 100x। तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 100 को 100 रहने देते हैं, x का मान रख दिया 195। तो ये कितना आ जाएगा, 19,500 रुपये। कितना आ गया, 19,500 रुपये। तो कौन सा हमारा सही है, ठीक। तो चलिए समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत हार्ड नहीं था। जो जो कहता, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो जो कहता जाए वो करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मानने वाला जो होता है कि इनका माने कितना, वो मैंने आइडिया भी आपको बता दिया कि मानना कैसे है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताए हैं, तो जो हमारे साथ जुड़े होंगे उनको ये क्वेश्चन आता होगा, वो भी सेकंडों में मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब तक मैं स्टार्ट करूंगा कि हाँ ये करना कैसे, काफ़ी बच्चे तो आधे से ज़्यादा कर चुके होंगे और काफ़ी तो कर भी चुके होंगे, ठीक है। तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सॉल्व भी कर लिया होगा।
मैं 30-35 सेकंड देता हूँ, तो काफ़ी बच्चे इसमें सॉल्व भी कर सकते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं शुरू से। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है वरुण के पर्स में कुल 814 सिक्के हैं, जो 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए के हैं। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 9, 11 और 12 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो कौन कौन से सिक्के हैं हमारे पास? वरुण के पास 50 पैसे, 25 पैसे और कितने के सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं। तो यहाँ पे इनका क्या दिया है? मूल्य मतलब क्या? रुपये का अनुपात दिया है। मूल्य मतलब रुपये का अनुपात दिया है 9, 11 और 12। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो है ये कॉइन का रेशियो दिया, कॉइन की संख्या दिया है, और रुपये का यहाँ पे क्या दिया है? रेशियो दिया। तो हम बता सकते हैं, बांट सकते हैं इनको कि कितना कितना मिला है इनको कॉइन, या फिर कितने रुपए मिले? तो नहीं बांट सकते ना। पहले हमें ये निकालना होगा कि इनकी कॉइन की रेशियो क्या है। इनकी कॉइन की रेशियो क्या है, उसी हिसाब से हम डिवाइड करके, अगर पैसा रुपए पूछ रहा है तो रुपए में बता सकते हैं, कॉइन पूछ रहा है तो कॉइन में बता सकते हैं। लेकिन हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉइन का रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे रुपये का रेशियो दिया है, तो हम क्या करेंगे? अब रुपये में कॉइन में चेंज करना है। तो एक बात बताइए कि हम मान लेते हैं कि इसके पास 9x रुपए है, 11x, 25 मतलब 50x पैसे, 50 पैसे के 9x रुपए हैं, 25 पैसे के 11x, और 1 रुपए के कितने x हैं रुपये? 12x रुपए हैं। ठीक है, इतने रुपए हो गए। तो आप बताइए कि 25 पैसे के अगर 9x रुपए हैं, मान लीजिए 9 रुपए हैं, पहले 9 समझ लीजिए, तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं? क्योंकि 100 पैसा होता है, 1 रुपए मतलब 100 पैसा। तो उसमें कितने सिक्के हो गए? 2 सिक्के। तो 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 9 रुपए में कितने सिक्के? 18 सिक्के। तो यहाँ 18, तो x है तो x लग जाएगा। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे 11 रुपए है और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपए में मैंने बताया ना कि 100 पैसा होता है, तो 1 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 25-25 पैसे के 4 सिक्के हो गए। 1 रुपए में 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि 11 रुपए में कितने होंगे? अगर 1 रुपए में 4 सिक्का है 25 पैसा का, तो 11 रुपए में कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है कि 44 सिक्के होंगे। तो x है तो x हो जाएगा। यहाँ पे 1 रुपए, अब बताओ 1 रुपए में, 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होगा ना, सीधा सीधा बोल रहा है कि 1 रुपए। 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का होगा? एक। तो 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 ही x है ना। 12 रुपए है तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 12 x सिक्के होंगे। तो हमें ये क्या मिल गया? कॉइन का रेशियो मिल गया। तो अगर इसे छोटा और करना चाहते हैं तो काट दीजिए, 2 9 18 22, ये कितना अच्छा है। तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें? 9x, 22x और कितना? 6x आ गया। तो ये क्या मिल गया हमें कि 50 पैसे के 9x सिक्के हैं, 22x 25 पैसे के हैं, 1 रुपए के 6x सिक्के। तो टोटल सिक्के यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास? अगर टोटल सिक्का देखा जाए तो 9x प्लस 22x प्लस 6x, ये सारे सिक्के हैं। और यहाँ पे बोल कितना रहा है, कितने सिक्के हैं? 814। हमारा जो आया है टोटल सिक्का इतना आया है, लेकिन वो बोल रहा है कि 814 सिक्का है, जो कि इसके बराबर होगा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 6 15 22, कितना होगा? 37x। तो 37 बराबर 814। ठीक, तो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो 37 दूना 74। ठीक, तो बचा कितना? 7। फिर 37 दूना 74, तो x का मान कितना आ गया? 22 आ गया। अब x का मान 22 आ गया, तो आपसे पूछ क्या रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई? यही तो आया है कॉइन का रेशियो। तो ये कितना है? 22x है। तो 22x है, तो 22 को 22 रहने देते हैं। x का मान कितना हमें? 22 मिला है। तो 22 22 कितना होता है? 484 होता है। कितना होता है? 484। तो कितना आ गया हमारा? 484 कॉइन मिल गया। किसका? 25 पैसे का। तो कौन सा सही है हमारा? ये बी वाला। अगर आपसे इसी में मान लीजिए कि रुपए पूछता, तब क्या करते हैं? तो आपको पता है कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के 4। तो 484 कॉइन है, तो 4 से भाग दे देते हैं। अगर रुपए पूछ लेता मान लीजिए, तो क्या करते हैं? 484 कॉइन है, और 1 रुपए में कितने कॉइन होते हैं? 4। तो हम भाग सकते हैं। 4 दूनी 4 1 का 4, 4 दूनी 8 4। तो कितने रुपए हैं 25 पैसे के? 121 रुपए हैं। तो आप ये भी बता सकते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये,
आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताऊंगा इसे करना कैसे। इसका मैं पहले बेसिक बताऊंगा, फिर शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा जो आप 10 सेकंड में कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, मैं इसका पहले बेसिक बताऊंगा कि वो आया कहाँ से फॉर्मूला, फिर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको वो जो है फॉर्मूला सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर देगा। 10 सेकंड क्या, आप माइंड में भी करके डायरेक्ट टिक कर सकते हो अगर आपने अच्छी खासी हैबिचुअल प्रैक्टिस कर रखी होगी तो, ठीक है। तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा इसे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो कह रहा है कि अभिमन्यु जो है साइकिल से बिंदु ए से बी की ओर रवाना होता है और उसी समय भास्कर बिंदु बी से ए की ओर रवाना होता है। तो कोई डिस्टेंस है ए और बी, क्या है, ए और बी कोई डिस्टेंस है। तो क्या कह रहा है कि अभिमन्यु, अभी मान लेते हैं इसको, अभी समझ लीजिएगा, अभिमन्यु इधर से इधर जा रहा है और भास्कर कहाँ से आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। भास्कर कहाँ से आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है सी, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने के बाद अभिमन्यु अपनी यात्रा का 16 घंटे में और भास्कर 9 घंटे में पूरी करता है। तो अभिमन्यु और भास्कर की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ तक पॉइंट लेते हैं। तो ये क्या है कि कहीं एक दूसरे को मिलेंगे, तो मान लेते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं हमने y डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हमारे जो हमने बता रहे हैं आपको बेसिक, अभी हम आपको शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, ठीक है, कि इसे आप सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक समझना होगा कि ये आया कहाँ से, जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो आया कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कोई पॉइंट है सी तक, तो अभी इधर से आ रहा है और भास्कर इधर से आ रहा है। तो ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है, मतलब कहने का अर्थ किसी एक पॉइंट मिले तो अभी भी समान समय चला, भास्कर भी चला, टाइम टाइम तो दोनों ने समान लिया ना, कि कहीं पे मिले वो समान समय तक चले। तो यहाँ पे मिल गए सी पर, तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइम क्या है, अभी का और टाइम भास्कर का क्या है, समान है भाई, एक समान समय तक चले और कोई पॉइंट सी पर मिले। तो अगर टाइम इनका समान है टी ए बराबर टी बी, तो आप बताओ टाइम बराबर क्या होगा। तो वी बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है। तो अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस, डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया, डी एक्स, और इनकी स्पीड हम मान लेते हैं किसकी, अभी की ए, और भास्कर की कितनी थी वी बी। तो वी ए बराबर कितना, वी, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बी, वाई, स्पीड कितनी थी बी। तो यहाँ से वी एंड वी बी का रेशियो मिल जाएगा हमें, वी एंड वी बी का रेशियो क्या आ गया हमारा, एक्स एंड वाई आ गया कि नहीं, इतना तो मिल गया ना, क्योंकि पॉइंट तक मिलने तक वो जो है समान टाइम तक चले। अब मिलने के बाद की कहानी बता रहा है, तो अब हम आ जाते हैं मिलने की बाद की कहानी पे। कहाँ जाते हैं, मिलने के बाद की कहानी पर। तो मिलने के बाद की कहानी ये कह रही है कि अब फिगर सेम बना लेते हैं, बात तो वही है ना। तो ए यहाँ था, बी यहाँ था, पॉइंट सी पे मिले थे ये कहीं, तो सी ये हमारा डिस्टेंस कितना इन्होंने चला, एक्स चला था, और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस चली थी भास्कर ने, बी। तो अब क्या हुआ कि अभी और भास्कर यहाँ पहुँच गए हैं, अभी कहाँ जा रहा है, अब इस तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पॉइंट पे मिलने के बाद की बात हो रही है। अब भास्कर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। वो अभी की स्पीड हमने क्या मानी थी, वी ए, भास्कर की वी बी। अब ये पॉइंट पे मिल चुके हैं, कह रहा है कि वो एक दूसरे को पार करने के बाद अभिमन्यु अपनी जो है यात्रा 16 घंटे में, अब ये यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो 16 घंटे लग रहा है, और भास्कर को कितने घंटे लग रहे हैं, 9 घंटे लग रहे हैं। अब भास्कर को कितना टाइम लग रहा है इधर जाने में, 9 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक भास्कर को जाने में कितना टाइम, 9 घंटे, अभिमन्यु को कितना इधर से इधर जाने में, 16 घंटे। तो यहाँ से हम स्पीड का रेशियो, स्पीड नहीं बता सकते, तो वी ए बराबर अभिमन्यु की हम समझ लेते हैं कि वी ए मतलब अभिमन्यु की। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक,
भाई जो डिस्टेंस ट्रेवल करके अब भास्कर आया है वही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस क्या थी y, और टाइम कितना ले रहा है 16 घंटे ले रहा है। अब भास्कर की बात कर लेते हैं, तो भास्कर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x, ठीक, और टाइम कितना ले रहा है 9 घंटा। तो वी और वी बी का मान मिल गया, यहाँ भी वी बी, सॉरी वी बी है, ठीक, वी बी है, तो वी ए बी का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से वी ए बटा वी बी कर दें, तो वी ए का मान कितना है y बटा 16 एक्स, और वी बी का मान कितना है x बटा 9। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो y बाई एक्स यहाँ कितना हो जाएगा, गुणते 9 ऊपर जाएगा 16 नीचे, तो 9 इंटू 16 आ गया कि नहीं आ गया। तो v एंड वी बी का मान मिल गया हमें, y बटा एक्स 9 बटा 16। तो y यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, यहाँ पे y बाई एक्स लेना है, तो अगर y बाई एक्स हम कर देंगे तो ये क्या होगा वी बी बटा वी ए होगा, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत। तो हमसे पूछा क्या है, अभिमन्यु और भास्कर की गति का अनुपात तो मिल लेना है हमें, तो y बाई एक्स का मान रख देते हैं, तो वी ए बटा वी बी, वाई बाई एक्स का मान क्या है वी बी बटा वी ए, गुणते कितना 9 बटा 16। तो वी ए का गुणा इधर कर दिया, वी बी का गुणा इधर कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया वी ए का स्क्वायर आ गया बटा कितना वी बी का स्क्वायर आ गया, बराबर कितना 9 बटा 16 आ गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वी ए बटा वी बी का मान कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 बटा 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 बटा 4। तो वी एंड वी बी का मान कितना हमें मिल गया, रेशियो, वी एंड वी बी का रेशियो कितना मिल गया 3 एंड 4 का रेशियो मिल गया हमें, कितना मिल गया 3 एंड 4 का रेशियो। तो कौन सा हमारा सही है इसमें, 3 7 4 5 6 11, कोई नहीं सही, मतलब नन ऑफ दिस। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मैंने कहा ना कि आंसर आए ना आए वो अलग की बात है, नहीं आता है तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक। तो हमारा कितना आ गया वी एंड वी बी का रेशियो 3 एंड 4। तो अब मैं आपको बताने वाला था कि शॉर्ट मेथड बताने वाला था कि शॉर्ट मेथड आएगा कहाँ से, तो शॉर्ट मेथड जो आएगा वो यहीं से आएगा भाई, कहीं अलग से नहीं आएगा, यहीं से आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए वी एंड वी बी का रेशियो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वी ए एंड वी बी का रेशियो क्या होता है, ये होता है कि अंडर रूट में क्या आ जाएगा टाइम ऑफ बी एंड टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी एंड टाइम ऑफ ए, यही तो हुआ। मतलब कहने का अर्थ कि जो बी को ट्रेवल करने में टाइम लगा और जो ए का ट्रेवल करने में टाइम लगा उसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है। अगर ए बी का पूछ रहा है तो हम उल्टा कर देंगे, अगर ए और बी का रेशियो पूछ रहा है तो जो बी को ट्रेवल करने में टाइम लगा बटा जो ए को ट्रेवल करने में टाइम लगा उसका रूट निकाल लेंगे। तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया क्या कि v और v की b का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट टाइम ऑफ b को कितना लग रहा है ट्रेवल करने में, टाइम ऑफ a को कितना लग रहा है, तो टाइम b को कितना ट्रेवल करने में लग रहा है भास्कर को कितना लग रहा है 9 घंटे, अभिषेक को कितना लग रहा है 16 घंटे। तो यहाँ कितना 3 और 4 मिल जाएगा हमें रेशियो, वी ए बी वी का रेशियो कितना मिल गया 3 एंड 4। तो ये कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सेकंड माइंड में ही कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है नॉन ऑफ दी, ठीक है। तो समझ में भी आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। सिंपल क्या, ना हार्ड कह सकते हैं ना सिंपल कह सकते हैं, मॉडरेट था। लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। और यही है क्वेश्चन को टाइम बचाता है। कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन में कम लगता है, तो यही वो है जो टाइम बचाता है, ठीक है। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, और अभी तक आपने स्वयं से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।